हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचनास एजुकेशन पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण सूत्र पूर्व प्राथमिक स्तर के अनुकूल नहीं है? और इसका सही आंसर है अमूर्त से मूर्त की ओर। बात यहाँ पर हो रही है पूर्व प्राथमिक स्तर की, और आप सभी को पता है कि पूर्व प्राथमिक स्तर में इमेजिनेशन जैसी जो प्रोसेस है वो 0 लेवल पर होती है। तो अमूर्त का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जो वस्तु या जो चीज हमारे सामने नहीं है उसके बारे में सोचना, इमेजिनेशन करना। तो पूर्व प्राथमिक स्तर के अनुकूल नहीं है अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण सूत्र। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभिव्यक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है। यहाँ पे सर्वाधिक की बात हो रही है। 4 ऑप्शन है आपके पास और चारों लगभग लगभग सेम ही है, लेकिन यहाँ पर हमें चूज करना है सर्वाधिक उपयोगी विधि। तो इसका सही आंसर होगा खेल विधि। आप लोगों को अगर ऑप्शन चूज करने में टाइम लग रहा है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं जल्दी आप लोगों को आंसर इसलिए बता रही हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पूजा केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पूजा केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। इसका कारण हो सकता है, मतलब कि पूजा सिर्फ उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिख पाती है जो वो याद करती है या रट लेती है। इसके अलावा वो उसके इसके अगेंस्ट अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो उसको छोड़कर आ जाती है एग्जाम पेपर में या फिर टेस्ट में। तो इसका क्या कारण हो सकता है? 4 ऑप्शन है आपके पास और चारों में से आप एक चूज कर लीजिए। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुणों का अभाव है। मतलब वो कहते थे ना हम लोग बचपन में कि हमें आ नहीं रहा था लेकिन हम मन से लिख कर आ गए हैं। तो जो मन से लिखना होता है वो हमारी कल्पनाशीलता होती है। मतलब क्वेश्चन को हमने पढ़ा और उससे रिलेटेड हमें जो भी अपने मन में आया वो हम लिख कर आ गए। लेकिन पूजा के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। वो सिर्फ वही प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो वो याद करके गई हो या रट कर गई हो। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो छोड़ कर आ जाती है। तो उसमें क्या है? कल्पनाशीलता जैसे गुणों का अभाव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इकाई योजना आधारित नहीं होती है। यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, तो किस पर नहीं होती है? प्रस्तावना पर, उद्देश्य पर, प्रस्तुति पर या फिर मूल्यांकन पर? तो सही आंसर है प्रस्तावना पर। इकाई योजना आधारित नहीं होती है प्रस्तावना पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन हो सकता है हिंदी में मूल्यांकन का? तो विषय की जांच करना, ये तो हो ही नहीं सकता। किसी भी शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं होता है कि विषय की जांच करें या बच्चे को सिर्फ किसी एक विषय में हम उत्तीर्ण कर दें। अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना, ये भी नेगेटिव है। भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये हो सकता है। और लिपि का सही ज्ञान होना, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होगा। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन होता है। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ले ली जाती है। माध्यमिक स्तर की बात हो रही है, मिडिल लेवल की। अर्थबोध, प्रवचन, स्पष्टीकरण या फिर उपयुक्त सभी? तो क्या होगा माध्यमिक स्तर के लिए? शिक्षण गद्य शिक्षण की विधि। तो गद्य की शिक्षण की बात हो रही है तो आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। अर्थबोध भी होगा, प्रवचन भी होगा और फिर स्पष्टीकरण भी होगा। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। यहाँ पर भाषा की बात हो रही है। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या होगी? प्रथम की बात हो रही है। तो भाषा की सार्थक इकाई, प्रथम सार्थक इकाई अक्षर होंगे, शब्द होंगे, वाक्य होगा या फिर कोई नहीं होगा? तो इसका सही आंसर है शब्द। शब्द से बनेगा वाक्य और वाक्य से बनेगी भाषा। तो प्रथम सार्थक इकाई क्या होगी? भाषा की शब्द। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। व्याकरण शिक्षण की क्या मुख्य विधि हो सकती है? आगमन, निगमन, आगमन और निगमन दोनों या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। आगमन और निगमन विधि दोनों व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधियों में से हैं। नेक्स्ट, सभी भाषाई कौशल होते हैं, क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होते हैं, बढ़कर होते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं एक दूसरे को, या संबंधित होते हैं? तो आंसर आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है
और इसका सही आंसर है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर आपको एक लैंग्वेज आती है तो दूसरी सीखने में आप लोगों को आसानी होगी, तो यही बात इसमें बताई गई है। भाषा अधिगम के कारण होते हैं, क्या हो सकते हैं? भाषा विज्ञान, व्याकरण, कौशल या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर है उपयुक्त सभी। भाषा विज्ञान भी होता है, व्याकरण भी होता है और भाषा कौशल भी होता है। अधिगम के कारण क्या होते हैं, मतलब भाषा सीखने के क्या कारण हो सकते हैं? भाषा कौशल मतलब भाषा पर अच्छी पकड़ करना या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं वो आना। व्याकरण, ऑब्वियस सी बात है, अगर व्याकरण नहीं आएगी, हमें ग्रामर ही नहीं आ रही है किसी भी लैंग्वेज की, तो कैसे वो भाषा अच्छी हो सकती है? और भाषा के अंदर का जो विज्ञान होता है उसके बारे में, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रबंधन के प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? अब ये तो जुगाड़ वाला क्वेश्चन नहीं है कि हम मन से बना दें, ये तो रटना ही पड़ेगा आपको। और आई के डेविस मीन्स फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना अगर पसंद आ रहा है तो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। क्या किया है? रॉबर्ट मेगर ने किया है। अच्छा, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, चूज कर लीजिए आप। BS ब्लूम, थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? सूक्ष्म मीन्स छोटा, स्थूल मीन्स बड़ा, तो छोटे से बड़े की ओर शिक्षण सूत्र किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? तो वो है आपकी निगमन विधि। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि है, क्या है? व्याख्या, स्पष्टीकरण, प्रत्यक्ष या फिर कोई नहीं। तो गद्य शिक्षण की बात हो रही है, तो गद्य शिक्षण में प्रभावशाली विधि है स्पष्टीकरण विधि। नेक्स्ट, माध्यमिक कक्षाओं में मतलब मिडिल क्लासेस में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाना चाहिए? अब यहाँ पर ग्रामर की बात हो रही है कि ग्रामर का कौन सा रूप सिखाया जाना चाहिए? तो व्याकरण के सूत्र सिखाए जाने चाहिए बच्चों को, या फिर नियमित ज्ञान देना चाहिए, शुद्ध व्याकरण बताना चाहिए, या फिर व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान? तो यहाँ पर बात हो रही है माध्यमिक कक्षाओं की, तो आंसर इसका होगा व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान अब बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है ना, लाइक कर दीजिए प्लीज। फर्स्ट ऑप्शन है पठन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल या फिर बोलने का। तो मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराया जाना चाहिए? तो सभी को पता है, पहले बच्चा सुनता है चीज़ों को, फिर बोलता है और फिर पढ़ता है, पढ़ना सीखता है क्योंकि इजी हो जाता है, और फिर सबसे लास्ट में वो लिखता है। जब भी बच्चे को लिखने की बात करते हैं, राइटिंग वर्क की बात करते हैं, तो वैसे ही मुंह बना लेता है। इसीलिए राइटिंग का कौशल हमेशा अंत में सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, इसीलिए। तो लेखन कौशल। नेक्स्ट, प्रस्तावना का मूल आधार होता है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, शिक्षण उद्देश्य और समस्यात्मक प्रश्न। प्रस्तावना का मूल आधार होता है, क्या होता है? पूर्व ज्ञान। प्रस्तावना की बात हो रही है और आंसर आपका होगा पूर्व ज्ञान। किसी भी टॉपिक या किसी भी हम कोई भी ऐसे लिखते हैं किसी भी टॉपिक पर, उसका जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो किस बेस पे लिखते हैं? मतलब हमें पहले से उसके बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो हम इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। तो इसीलिए प्रस्तावना का जो मूल आधार होता है वो होता है पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? मौखिक की बात हो रही है, ओरल ओरल पद्धति हेतु मौखिक अभिव्यक्ति हेतु मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? तो यहाँ पे मातृभाषा की बात हो रही है, और मातृभाषा के लिए सबसे अच्छा होता है खेल पद्धति, और आंसर भी यही होगा। हाँ, खेल पद्धति मातृभाषा शिक्षण के लिए, मतलब मदर टंग शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु खेल पद्धति को अपनाना चाहिए या अपनाएंगे। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आंसर आपके सामने शो हो चुका है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आप टेंशन ना लें, आंसर पहले ही बता दिया है। तो भाव अनुभाव मतलब कि हमारे एक्सप्रेशन, हमारे जो इमोशंस होते हैं, ये कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और उदाहरण विधि, आगमन विधि को उदाहरण विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट, इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं,
मॉरिसन, रट लीजिए, ये इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं मॉरिसन। तो ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि किसी न किसी स्टेट में ज़रूर कोई ना कोई टेट एग्ज़ाम हो रहे होंगे, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और सब्सक्राइब कर दें, कोई पैसा नहीं लगता है, एकदम फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपनों का।